हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि किस तरह के हमारे पास नॉर्मल टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे रिएक्शंस में। ठीक है, जैसे कि सिंपल रिएक्शन क्या है। सिंपल रिएक्शन मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर मैं एग्जांपल की हेल्प से देखूं तो हमारे पास है मिथाइल आयोडाइड, जिसपे कि क्लोराइड आयन का अटैक होना है। तो क्लोराइड आयन जो है वो जो आयोडाइड है यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये सिंगल एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो गया, जिसमें कि एक से ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस पे जब हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करता है तो हमारे पास बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड। बट ये रिएक्शन यहाँ पे एक सिंगल स्टेप देखने में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोकटायन और ब्रोमाइड आयन में। अभी जो कार्बोकटायन है यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटायन है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ और फिर बनाता है प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में। तो एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देते हैं। ओके, फिर बात आती है हम कंसर्टेड मैकेनिज्म की, कि कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, कंसर्टेड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली ही किसी रिएक्शन में बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है। मीन्स साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं कि वो मैकेनिज्म कैसा है या वो रिएक्शन कैसी है, कंसर्टेड रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर जैसे मैंने ऊपर भी आपको सिंपल रिएक्शन में समझाया कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, तो क्लोराइड आयन जो है वो पीछे से अटैक करेगा। इट मीन कि क्लोराइड के साथ जो है कार्बन का बॉन्ड बढ़ना शुरू होता है और फिर यहाँ से जो ब्रोमाइड है वो यहाँ से निकलना शुरू होता है। ठीक है, ये हमें जो है जनरली SN2 मैकेनिज्म में देखने को मिलता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो क्लोराइड था वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और जो यहाँ से निकला है उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। ओके, फिर उसके बाद बात आती है कि किस किस तरह के और मैकेनिज्म जो है हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिनमें से कि कुछ बॉन्ड जो है टूटते हैं और कुछ जो है वो बनते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ए बी है, मतलब ए है एक बी है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, नया बॉन्ड बनाएंगे तो ए बी बन जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वापस से ए और बी अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो बॉन्ड हमारे पास बनते हैं या टूटते हैं उनके बेसिस पे हम मैकेनिज्म को कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि बॉन्ड किस तरह से टूट रहा है। ठीक है, हमें पता है कि जो एक बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे ये ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का होता है। यही बॉन्ड जो होता है कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और एक नया कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, तो अब देखना है कि ये बॉन्ड किस तरह से टूटता है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है हिट्रोलिटिक। हिट्रोलिटिक का मतलब हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, है ना। तो जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इस तरह से टूटता है कि एक एटम जो है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को ले जाए, चाहे वो बी ले जाए चाहे वो ए ले जाए, कोई सा एक ले जाए। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि बी जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले गया है, तो ए के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और बी जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके गया है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में कौन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए। क्लियर। जो हिट्रोलिटिक क्लीवेज होती है वो हमें जनरली पोलर बॉन्ड्स में देखने को मिलती है, मतलब कि कोई सा एक एटम जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे एटम्स। ठीक है, अच्छा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन जो है उसी की तरफ मूव करेंगे और उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अच्छा, हिट्रोलिटिक क्लीवेज में जो एटम
दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाता है उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफ्यूज। तो ये एक लिविंग ग्रुप हुआ क्योंकि उसने मॉलिक्यूल को छोड़ के गया है। ठीक है, लिविंग ग्रुप का ही टाइप क्या होता है? न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज क्या है? जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है, मीन्स विच कैरीज नेगेटिव चार्ज। ओके, दूसरा लिविंग टाइप का जो लिविंग ग्रुप है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफ्यूज। इलेक्ट्रोफ्यूज मीन्स जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे उनको छोड़ देता है। ठीक है, उसके बिना वो रहता है तो उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफ्यूज। इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट आता है होमोलिटिक क्लीवेज या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको आप बोलेंगे। तो इसमें क्या है? होमो का मीन्स होता है सेम। होमो का मीन्स क्या है? सेम। तो जो हमारे पास दो एटम्स हैं वो दोनों ही एक ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे। तो एक बॉन्ड जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ए लेके जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी लेके जाएगा, मीन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों लेके जा रहे हैं अपने साथ। तो इसके बाद जो स्पीसीज बनती है जिसके पास कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। उनको क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो जैसे कि ग्रीक वर्ड भी है होमोआइसिस, जिसका मतलब होता है इक्वल, और लाइसिस का मतलब होता है लूजिंग। इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं। एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो इस टाइप की जो क्लीवेज होगी या फिर मैकेनिज्म होगा वो होमोलिटिक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन में पढ़ा कि या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दोनों इलेक्ट्रॉन चले के जाएंगे, पर जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक क्लोज्ड रिंग में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये है, तो एक पाई बॉन्ड जो है वो मूव कर रहा है। पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा? एक नया बॉन्ड जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है एक सॉरी यहाँ पे ये इस तरह से होगा ये। ठीक है, 4 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे एक सर्कल में क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो बीच में नहीं बनता है। क्लियर है? इंटरमीडिएट क्या होता है डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, पर यहाँ पे बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। और ये भी इम्पॉसिबल हो जाता है बताना कि दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या मतलब पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। फिर आते हैं टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। किस किस तरह के रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो कभी भी दो सब्स्टिट्यूएंट एटम जो कि एक एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट होते हैं, अगर वो रिमूव होते हैं मॉलिक्यूल से तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम इस एग्जांपल में अगर देखते हैं, ये है हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, इस पे प्रेजेंट है X और इस पे प्रेजेंट है Y। तो इसमें से X और Y दो एटम जो हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह के जो एलिमिनेशन होती है उसको हम रिएक्शन होती है उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। मीन्स सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास CH2, इसके ऊपर एक H लगा हुआ है और दूसरे CH2 पे Cl लगा हुआ है। तो यहाँ से H रिमूव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, निकल गया H और जो ये बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा और Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो बन गया हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये आपके पास इथीन बन गई और वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकला और ये Cl नेगेटिव ये निकल गया। तो एलिमिनेशन हुई। यहाँ पे दो एटम्स जो हैं वो जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं वहाँ से रिमूव होते हैं, तो उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो है एडिशन का रिवर्स है। एडिशन में हम दो एडजेसेंट कार्बन पे ऐड करते हैं कोई भी ग्रुप,
एडजेसेंट पे भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट जैसा हमारा एडिशन है उसका ही उल्टा जो है वो एलिमिनेशन होता है। ये दो तरह की है होती है, एक E1 या और E2, ठीक है। डिटेल में करेंगे नेक्स्ट कभी भी नेक्स्ट चैप्टर्स में। फिर नेक्स्ट टाइप के रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे कोई जो पहले से कोई एटम प्रेजेंट होता है उसकी जगह पर नया एटम जो है वो लग जाता है, उसने बस उसको रिप्लेस किया है। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी था, उसमें सी आया, उसने बी को रिप्लेस कर दिया और ए सी बना दिया, बी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। सी जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग स्पीसीज़ है, और ये स्पीसीज़ क्या क्या हो सकती है? सी जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। सी मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल भी बी को रिप्लेस कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है और फ्री रेडिकल भी इसको रिप्लेस कर सकता है। उसी के बेसिस पे हम इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। अब वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तभी वो पहले से प्रेजेंट किसी न्यूक्लियोफाइल को, जिसको कि हम न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हैं, उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफ्यूज जो होता है वो वीक होता है नेचर में, और उसको हटाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये OH है, ये X को रिप्लेस करेगा, OH नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। अच्छा, फिर ये जो है ये भी दो तरह की हो सकती है, एक SN1 और SN2, डिटेल में करेंगे नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट टाइप की आती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक करने वाली जो स्पीसीज़ होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है, ठीक है। और मोस्टली ये हमें एरीन या फिर एरोमेटिक टाइप की जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करती है, और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ से उसने H, पहले से जो H प्रेजेंट था उसको रिप्लेस कर दिया नए वाले इलेक्ट्रोफाइल ने, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन जो कि जनरली देखने को मिलती है क्लोरीनेशन में, ब्रोमिनेशन में, एल्केन्स के केस में। अगर हम एल्केन्स की क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएं तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलता है। जनरली जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक है इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप जो होता है। इनिशिएशन मीन्स कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई इनिशिएटर चाहिए होता है उस स्टेप में, ठीक है। दूसरा है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मीन्स कि जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। और थर्ड है टर्मिनेशन, कि लास्ट में आपने उस रिएक्शन को बंद करना है, टर्मिनेट करना है। तो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अगर यहाँ पे मीथेन है आपकी, अगर मैं उसको क्लोरीन के केस साथ रिएक्ट करवाऊँ तो लास्ट में जो मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस वन। पर किस तरह से बनेगा? तो इनिशिएशन होगी। इनिशिएशन में क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो पहले फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, तो 2 क्लोरीन रेडिकल्स बन गए। प्रोपेगेशन में क्या होगा फिर, जो ये क्लोराइड फ्री रेडिकल था उसने यहाँ से H को लिया जिसके पास की एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो है न्यूट्रल हो गया HCl, बट उसने मिथाइल रेडिकल यहाँ पे जनरेट कर दिया। न्यू रेडिकल जो है वो जनरेट होता है प्रोपेगेशन में। नेक्स्ट फिर प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो मिथाइल रेडिकल जनरेट होता है, ये एक नया रेडिकल जनरेट हुआ था ना, उसने फिर क्या किया, क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और क्लोराइड एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर के बना दिया CH3Cl, और जो दूसरा क्लोरीन था वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बन गया फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब इसी तरह से ये स्टेप चलता रहेगा जब तक कि सारा का सारा मीथेन जो है वो मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बाद में इस रिएक्शन को अगर टर्मिनेट करना होता है तो क्या क्या हो सकता है
कि जो क्लोराइड आयन हमारे पास बने हैं यहाँ पे वो अपने ही क्लोराइड फ्री रेडिकल जो बने हैं वो अपने ही क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे और Cl2 गैस जो है यहाँ पे क्लोरीन गैस बना देंगे। या फिर क्या हो सकता है कि जो मीथेन है मिथाइल फ्री रेडिकल है वो अपने ही फ्री रेडिकल के साथ मिल कर के यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरह से अब देखिए कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बचा, तो जब फ्री रेडिकल ही नहीं बचा तो प्रोपेगेशन नहीं होगी तो रिएक्शन टर्मिनेट होगी। ठीक है, इस तरह से हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो चलता है। नेक्स्ट आता है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि इसमें जो आपका रिएक्टेंट है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है दो चीज़ें वो ऐड होती हैं। अब ऐड होना कहाँ ऐड होंगी, जहाँ पे आपके पास क्या होगी, अनसैचुरेशन होगी। ये एलिमिनेशन का उल्टा है, वहाँ पे क्या होता था, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता था, लेकिन इसमें एडिशन में क्या होगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनेगा। कैसे, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये है जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि अटैकिंग स्पीसीज़ क्या थी, या मतलब ऐड होने वाली स्पीसीज़ यहाँ पे क्या थी, उसी के बेस पे आपके एडिशन रिएक्शंस भी जो हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब कि अटैक जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल करेगा, इतना पता है। ठीक है, तो कोई भी स्पीसीज जब हम लेते हैं न्यूट्रल होती है वो, उसमें एक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, दूसरा पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर ले रही हूँ तो वाटर में H जो होगा H पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफिलिक है, और जो OH नेगेटिव है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे H जो है वो पहले अटैक करता है। ओके, जैसे कि हम मैकेनिज्म में अगर देखें तो H के ऊपर जो है वो पाई बॉन्ड का अटैक हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, जिसके साथ ये लगेगा वो तो बन गया CH3। ठीक है, और दूसरी कार्बन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब इस कार्बोकैटायन पे जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकला था, OH नेगेटिव निकला था ना, उस OH नेगेटिव ने इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर दिया, तो हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से बन जाता है। तो पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। ओके, मीन्स किसी भी एडिशन रिएक्शन में सैचुरेशन से अनसैचुरेशन पे अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ हम जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो होती है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल की कमी होती है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह की रिएक्शन जो है हमें वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जैसे कार्बोनाइल है तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो है वो डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव रहता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल की हेल्प से अगर हम देखें तो यहाँ पे CN नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक है, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो ये CN नेगेटिव जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो नेगेटिव है ऑक्सीजन का, ये H पॉजिटिव ले लेगा इस स्पीसीज से, तो क्या बन गया आपके पास, ये है ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके पास बन गया। तो एडिशन हुई कार्बन के ऊपर, ये आपके सेम कार्बन पे एडिशन हुई तो कार्बोनाइल के केस में, और जब हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक तो उसमें दो एडजेसेंट कार्बन पे एडिशन हुई थी। ठीक है, तो ये आपकी दो एडजेसेंट पे भी हो सकती है, और यहाँ पे भी आपके पास एडजेसेंट ही है। ये कार्बन था, कार्बन के एडजेसेंट पे ऑक्सीजन है, पर ये डिफरेंट एटम है, कार्बन नहीं है दोनों। ठीक है, कार्बोनाइल में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है। ओके, तो एडजेसेंट एटम्स के ऊपर जो है वो एक पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, दूसरे पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। तो इस तरह से हम जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। क्लियर है, ये सारी रिएक्शन जितने भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो सारी डिटेल में आएंगी सेपरेट चैप्टर्स में। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती हैं एडिशन रिएक्शन, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती हैं। इसमें अटैकिंग स्पीसीज फ्री रेडिकल होगी। ठीक है, और फ्री रेडिकल जो है कैसे जनरेट होगा, होमोलिटिक क्लीवेज से विद द हेल्प ऑफ सम इनिशिएटर।
ठीक है, जो कि आपके पास इनिशिएटर, केमिकल इनिशिएटर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है और हीट भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है कि एडिशन ऑफ HBr2 किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर, जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस पर HBr की अगर एडिशन कराते हैं तो वो आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में विद इन द मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है इसको ये जनरली 1-2 शिफ्ट होती है, मतलब कि एक कार्बन से दूसरे एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट होना, उसको 1-2 शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूँ तो वो पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या हो रहा है पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट में कि एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे O के ऊपर ये जाता है और ये बना देता है यहाँ पे वाटर की फॉर्म में, तो O के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये वाटर यहाँ से रिलीज होएगा जाएगा तो यहाँ बनेगा कार्बोकटायन। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है तो ये जो मिथाइल है ये यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता है, तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया लेकिन इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये एक कार्बन से दूसरी कार्बन पे गया, तो इसको बोलेंगे हम 1-2 शिफ्ट। ठीक है, दो एडजेसेंट कार्बन जो थी, अगर मैं इसको नंबर 1 और इसको 2 ही आएगा फिर तो इसको बोलेंगे 1-2 शिफ्ट। ठीक है, जब कार्बोकटायन बन गया यहाँ पे भी, तो यहाँ पे OH का जो बॉन्ड है वो H बाहर निकल जाता है और इधर बना देता है डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं पिनाक्लोन। ठीक है, ये पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट थी। ठीक, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है दीज आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो हैं वो जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये पेरिसाइक्लिक के टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर पाई बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पे वो रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं आइदर इन द इंट्रामोलिकुलरली और इंटरमोलिकुलरली थ्रू अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, किसी भी तरह की यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनते, ना कार्बोकटायन बनता है, ना कार्बन एनायन बनता है, ना ही कोई फ्री रेडिकल बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि होती है साइक्लिक नेचर की। ओके, और ये जो रिएक्शंस हैं ये लाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में होती हैं और कुछ भी नहीं चाहिए इन रिएक्शंस के लिए। और ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। तो अभी हमने जो इस वीडियो में देखा वो सारे के सारे रिएक्शंस का जस्ट एक ओवरव्यू लिया है कि किस किस तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं वो होते हैं, कौन कौन सा वो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे जब हम ये चैप्टर्स डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये डिटेल्स में है, हर एक टाइप की रिएक्शन का अलग से एक चैप्टर है, तो वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।